हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, अभी कल ही के दिन यूपीएससी का जो ईएसआईसी यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो रिज़ल्ट है, जो रिटन टेस्ट के बेसिस पे रिटन टेस्ट हुआ था 7 जुलाई 2024 का, उसका 1:2 के हिसाब से 1:2 के हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो लगभग 3,300 समथिंग के कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ओके। अब ये 3,300 कैंडिडेट के सबके मन में सवाल है कि सर, सीट तो 1930 है, अभी कैंडिडेट इतने किए हैं 3,300 के आसपास, तो अभी होगा क्या? तो देखो बेटा, अभी क्या होगा, अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट में। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, वहाँ पे लिंक आएगा डीएएफ के लिए। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको भरना पड़ेगा। तो डीएएफ आपको कब शुरू होगा? तो देखो, तो ये व्हाट्स न्यू, यहीं पे आपका डीएएफ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। यहाँ पे अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे दिख सकते हो, अपना रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये डीएएफ फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज दिख रहा है। तो इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। तो इसी तरीके से हमारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी डीआईएफ ऐसा लिंक प्रोवाइड की जाएगी। वैसे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। आपका ईमेल आईडी, जो भी पासवर्ड है, फिर कोड डाल के लॉगिन करके फिर आपको आगे पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अब इसमें डीएएफ में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, तो डीएएफ में वो देखेंगे अभी हम। अगर हम नर्सिंग ऑफिसर का अगर एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो उन्होंने दिया था कि आपका रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको अभी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या देखा जाएगा? तो इसमें देखा जाएगा आपका सबसे पहले तो एज। आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरा होगा आपने, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी डिटेल आपने भरी है, वो सभी जो डिटेल है वो सभी यहाँ पे देखी जाएगी। उसमें एज देखा जाएगा, क्योंकि एज ग्रुप लगा था वो ओपन के लिए 30 था, ओबीसी के लिए 33 था, SC ST के लिए 35 था, और बाकी जैसे पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग से था। तो इनका एज देखा जाएगा। एज के बाद वो देखेंगे कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या देखेंगे, आपके 4 इयर्स के या जो 3 इयर्स के जो सर्टिफिकेट है वो देखे जाएंगे। अगर PBBSc है तो 2 साल के जो है वो। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में देखेंगे कि वो रिन्यू है क्या। रिन्यू है क्या, वो देखा जाएगा। ये हो गया। देन आपके बाद नर्सिंग की जो डिग्री है वो आपकी देखी जाएगी। ये सब यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका GNM सर्टिफिकेट, आपका BSc सर्टिफिकेट और PBBSc सर्टिफिकेट। अब BSc के लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला, तो मे बी यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाएगा। GNM कैंडिडेट के लिए उन्होंने बोला था 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहाँ पे अगर डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो आपका क्या चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, दिल्ली से, तो वो जो भी स्टेट से हो, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ GNM को 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल का 1 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फेक सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने फेक लगाया है और आपका क्वालिफिकेशन नाम है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि भाई वो आपका देखा जाएगा। डेफिनेटली जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा उसको अच्छे से देख के ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा आगे। देन वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ध्यान में रखना, यहाँ पे बोला है कि आपका GNM होने के बाद का एक्सपीरियंस लगने वाला है। ओके। यहाँ पे एज सच कुछ रजिस्ट्रेशन होने के बाद वगैरह नहीं बोला है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी GNM होने के बाद का ऐसे बोला है। ये हो गया। देन उसके बाद देखेंगे आपकी 10th की मार्कशीट देखेंगे।
ओके। देन उसके बाद उसका जो डिप्लोमा या डिग्री जो रहता है ना 10th का वो देखेंगे। देन 12th का भी सेम आपके मार्क्स देखे जाएंगे। देन उसके बाद आपका जो डिप्लोमा आता है 1 या 2 साल के बाद वो देखा जाएगा। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट या जो आपका जो भी एज से रिलेटेड वो चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट और आइदर आपका 10th का जो डिप्लोमा जो रहता है ना वो सर्टिफिकेट यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाएगा 10th 12th हो गया, नर्सिंग का हो गया है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका अगर ओबीसी है तो ओबीसी का एनसीएल देखा जाएगा। आपको बता दूं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आई थी ये मार्च में आई थी। ओके, उन्होंने मार्च के 27 तक था तो उन्होंने बोला था कि भाई मार्च के 31 तक का ही सर्टिफिकेट चाहिए, उसके पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, तो जो रिक्रूटमेंट है तो इसी हिसाब से पिछले साल का ही उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये साल का नहीं चाहिए। तो वैसे हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आप देख लेना वो। ओके, तो ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट देखा जाएगा यहाँ पे, वही एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो। देन उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी पर्टिकुलर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2022 से 23 से 24 के बीच का एनसीएल भी वही चाहिए और ईडब्ल्यूएस भी वही चाहिए। देन एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, उनके लिए सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। ओके, ये सब सेंट्रल के सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का। ओके, ये सब कुछ सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, एससी एसटी के लिए सच ऐसा कुछ नहीं था कि ये डेट का चाहिए, लेकिन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए हर साल में सेंट्रल का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है जो कि वैलिड रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो कि फाइनेंशियल ईयर का रहता है वो। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपके मदर का नाम, ओके, फादर का नाम। ओके, देन उसके बाद आपका फ़ोटो चेक किया जाएगा। ओके, फ़ोटो। ओके, देन लास्ट में यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कुछ चीज़ छूट जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। एनओसी में भी पूछी जा सकती है कि अगर आप करंटली कोई गवर्नमेंट नौकरी में हो या गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो आपको कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए अप्लाई करने के लिए एनओसी लेना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। ओके, तो दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू सबमिट एनओसी। ओके, तो यही दिक्कत आ रही है कि एनओसी का अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको लगाना ही पड़ेगा। मे बी आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। ओके, अप्लाई अपना जो ईएसआईसी का फॉर्म था वो भरने के पहले आपने कुछ ना कुछ अप्लाई किया होगा आपके करंट एम्प्लॉयर को, नहीं भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म भरने जा रहा हूँ, सो काइंडली गिव मी एनओसी। तो वो जो एनओसी अगर मिला है या वो जो लेटर रहेगा वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देखते हैं डीएएफ का जब भी लिंक आएगा तो डीएएफ में क्या पूछा जाता है पूरा आप अच्छे से पहले पढ़ लेना। कम से कम 4-5 दिन का टाइम मिल जाएगा डीएएफ लगाने के लिए, और पढ़ लेना, समझ लेना। अगर दिक्कत आ रही तो किसी को पूछ लेना, और हम भी है, कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मदद करेंगे कि आपको क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या है। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे कि डीएफ का जो भी समय है या जो लिंक है वो जल्दी से आ जाए, ताकि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका हम लोग फॉर्म भर दें। ओके, अब फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएंगे? तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेंगी अभी 3300 जो कैंडिडेट है सबको क्या डीएफ भरना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, किसी का एज में कुछ प्रॉब्लम आया, किसी का सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आया, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से 1930 कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनका मेरिट बनाया जाएगा, और 1930 लोगों का ये ऐसा मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, और वो अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, जैसे ओपन की 800 कुछ है, ईडब्ल्यूएस की कुछ 190 समथिंग है, ओबीसी की कुछ 400 एंड समथिंग है, एससी की 235 समथिंग, तो एससी एसटी का जो भी है तो ऐसा उसके कैटेगरी के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये 3300 में से जो भी
अच्छे तरीके से जो भी फुलफ़िल करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। और यह समझ लो 3000 में से 3300 सभी के सभी सब कुछ सही रहा तो भी उनमें से 1930 लोगों का ही लिस्ट लगेगा, ओके। हाँ, अब दिक्कत आएंगी कि सर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट लगी क्या। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट लगती है क्या यूपीएससी का। तो भाई आपको बता दूँ, यूपीएससी वेरी फर्स्ट टाइम ये नर्सिंग का एग्ज़ाम ले रहा है, ओके। बट इसके पहले ईएसआईसी क्या करता था, इसके पहले ईएसआईसी का अगर एग्ज़ाम होता है, अगर ईएसआईसी ने बोला है कि लास्ट टाइम मुंबई में 102 वैकेंसी था, ओके, तो समझ लो इसमें से 102 का लिस्ट लग गया और समझ लो इसमें से कुछ 100 लोगों ने ही ज्वाइन किया, अब 2 सीट बच गए, तो ये वेटिंग लिस्ट लगती थी पहले, ओके। तो वेटिंग लिस्ट लगती थी, कैंडिडेट को फ़ोन किया जाता था या मेल किया जाता था, ओके, और उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता था। इसके 2019 में, 2015-18 में ऐसा होता था। बट नाउ ये यूपीएससी के पास है तो अभी देखते हैं यूपीएससी ये मेरिट लिस्ट बना के या साथ में वेटिंग लिस्ट का भी ऐसा कुछ ना कुछ फॉर्मेट करके ये ईएसआईसी को दे देगा कि नहीं भाई ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी आपका इनका जो भी रीजन में चाहिए। अब किस तरीके से होगा आगे किसी को नहीं पता है, तो डे बाय डे जैसे जैसे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेंगी अपने को पता चले। अभी तो हमको क्या करना है, डीआईएफ में फॉर्म भरना है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा वो चेक करना है। तो लगभग ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है मैं फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी कुछ 2-4 दिन में ये डीएफ शुरू हो जाएगा, 5-6 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में वगैरह आने के चांसेस हैं, तो वो देखते हैं, ओके। तो आगे जो भी प्रोसेस रहेगी डेफिनेटली हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। वेटिंग लिस्ट भी लगेगी नहीं लगेगी हम फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही बता पाएंगे। अभी से हम किसी के साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आएगी नहीं आएगी, ओके। सो आपको सभी को बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों का भी शॉर्ट लिस्ट में नाम है डेफिनेटली सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इतने बड़े इससे 3 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3000 में आना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। सो यही है कि यहाँ पे 1:2 के हिसाब से कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ओके। और देखते हैं कि लिस्ट में क्या होगा। अभी जो लोगों का शॉर्ट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो उनके लिए क्या बोलूँ, उनके लिए नथिंग बट हम बोलेंगे रीस्टार्ट करो आप, ओके। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि भाई जो हो गया उसको भूल जाओ, जो हो गया उसको आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन जो आगे आने वाला है उसको आप बदल सकते हो। उसमें जो आगे वाले एग्ज़ाम्स में अपना नाम ला सकते हो, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे अगर गैप है तो क्लास भी करना पड़ेगा, अच्छी टेस्ट सीरीज़, अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे, आप अपना 100% अगर दोगे तो डेफिनेटली आपका नंबर अगले एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें आ सकता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, पढ़ाई कैसे करना है, नंबर लाना या कोई सिलेक्शन लेना। कोई बंदा 6 महीने में भी लाता है, कोई 2 महीने में भी लाता है, कोई साल लगाता है, 2 साल लगाता है, 3 साल लगाता है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आप रात का दिन करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ओके। अभी ये जो यूपीएससी में जिन लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आया तो ये सभी बंदे ऐसे कि पिछले 2 से 3 साल से पढ़ने वाले बंदे हैं, जिनका कंसेप्ट अच्छा था, जिनका थेरोटिकली और अच्छे से बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, ऐसे ही लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ऐसा रेयरेस्ट एक आधा लड़का मिल जाएगा या 1-2 लड़के मिल जाएंगे कि भाई उन्होंने पिछले 6 महीने से पढ़ाई करा और उसका हो गया। बहुत कम लड़के मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट इसमें मिलेंगे वो कड़ी मेहनत कर रहे, घिसाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ओके। वो फोकस करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बंदों का यहाँ पे हुआ है, ओके। सो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो डाल देना, ओके। अगला नंबर आपका हो सकता है आरआरबी में, जिपमर में, उसके बाद नॉर्सेट में, ओके, कहीं पे भी हो सकता है आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ओके। तो होप सो हमारी तरफ से शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है सबके लिए बोलना है पुरानी बातें भूल जाओ। आगे क्या है, अगर किताबें कहीं कबर्ड में रख दी होंगी तो उसको निकालिए, आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करिए, ओके।
कोई भी दिक्कत आती है, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग टीम है आपको मदद करने के लिए। प्लस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दिक्कत आती है कुछ भी होता है हम लोग मदद करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। जल्दी ही मिलते और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।